से, तो टैब से क्लास लेंगे हम, ठीक है। तो टैबलेट का तो आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा ये अलग है, इसका क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा इसका अलग है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, क्लास रिकॉर्डिंग में है। वैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप लोगों को दिखाई देने लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं। ये तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लिख के तो नहीं पढ़ाएंगे, हैंड रिटन नोट्स पे हम अपने आज पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि टैब पे क्लास हम ले रहे हैं, लैपटॉप उधर लगा हुआ है अपडेट, कोई बात नहीं है, इसीलिए बैकअप में हम टैब रखे हुए हैं। देखिए पिछले क्लास में क्या है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है मेरा? यस सर। ठीक। देखिए पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सुनिए। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दें, अच्छे से सेट कर दें। तो एक मिनट जरा पेन वेन का थिकनेस बढ़ा दें। ठीक है, ठीक से बड़े दिनों बाद आज इससे पढ़ा रहे हैं, टैबलेट से। कभी टैब से क्लास लिए हैं कि नहीं आप लोगों के बैच में? नो सर। नहीं याद होगा, कोई बात नहीं है, आज आज ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैंने आपको पढ़ाया था हार्डी विनबर्ग साहब का लॉ, यही वाले दोनों क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे, और मैंने कहा था कि मैं और क्वेश्चंस भेज दूंगा, अब लैपटॉप ऑन हो तब तो भेज दें। हाँ एक और चीज है, मेरे पास डाउट्स आए हैं कई सारे बच्चों के, रमन का आया हुआ है, एक दो और बच्चों का आया हुआ है। आप लोग पैनिक नहीं होइए, हम अभी फ्री होके थोड़ी देर में सारा रिप्लाई करने वाले हैं। दिक्कत ये हुई है ना कि बैचेस सुबह शाम दोनों ऑन हो चुके हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और ऑफलाइन वाले बच्चे मैसेज करते हैं ना डाउट पे, तो वो हम नहीं बता रहे हैं आजकल, क्योंकि सारे बैच ऑफलाइन हो गए हैं। सिर्फ एक सिंगल बैच है पूरे गांधीनगर सेंटर पे, वो आप लोग का ऑनलाइन है, तो अब पता ही नहीं चलता है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी सारे बैच में मना कर रहे हैं ऑफलाइन वालों को कि नहीं भेजें डाउट। खैर इधर देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे थे कि आखिर ऐसे, हम लोग मॉडर्न थ्योरी पढ़ रहे थे, मॉडर्न थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी पॉपुलेशन में बदलाव लेके आते हैं। और उसमें सबसे पहला फैक्टर था जीन माइग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, जीन माइग्रेशन क्या है, मैंने कई बार इस चीज को समझाया है, देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा स्क्रीन पे, इज फ्लो ऑफ जीन बिटवीन जीन पूल ऑफ टू पॉपुलेशन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉलोड बाय ब्रीडिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, और आप यूरोप जा रहे हैं। तो आप इंडिया के हैं, तो सपोज कीजिए कि आप थोड़े मान लीजिए कि आपका रंग जो है मीडियम कलर का है, ठीक है, मीडियम कलर का है। यूरोप में जो है वो गोरा है, एकदम गोरा है। तो आप यूरोप एक तो गए, आप मान लीजिए कि घूमने गए, तो वहां माइग्रेशन हुआ, लेकिन घूमने गए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप यूरोप गए, माइग्रेट किए, तो एक तो आप घूम के चले आते हैं, लेकिन दूसरा आप वहीं पे जाके रह गए, किसी गोरी लड़की से आपने शादी कर लिया, गोरी लड़की से शादी किया, तो वहां पे आपका ये गोरा और मीडियम मतलब बीच में ब्रीडिंग हुआ। तो सिर्फ घूम के आने से जीन माइग्रेशन नहीं कहलाता है, जीन माइग्रेशन तब काउंट होता है जब ब्रीडिंग हो। ब्रीडिंग होगा तभी तो मिक्सिंग होगी जीन्स की। जीन माइग्रेशन दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा, दो तरह का कौन कौन सा होता है। तो अगर मैं आपको समझाऊं जीन माइग्रेशन दो तरह के कौन कौन से होते हैं, तो लेट मी राइट इट फर्स्ट। एक होता है आई वाला इमिग्रेशन और एक होता है ई वाला इमिग्रेशन। आई वाला इमिग्रेशन मतलब किसी जीन पूल में कोई जीन ऐड हुआ, ई वाला मतलब कोई जीन पूल से एग्जिट हुआ। इन होने का मतलब जैसे यूरोप में अगर आप सांवले कलर के जा रहे हो तो वहां पे एडिशन हुआ नए एलील का, और अगर मान लीजिए इंडिया से सारे गोरे लोग हट जाते हैं तो एग्जिट हुआ। इसकी वजह से जीन या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बदलती है। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोचने वाली बात है, हम लोग कहते भी हैं कि अगर आना जाना ज्यादा होगा तो नजदीकियां बढ़ती हैं। अगर मान लीजिए, जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं कि आप देखते क्या है कि पंजाब वाले लोग जो हैं, आप क्या देखते हैं कि जो हमारे पंजाब वाले लोग हैं वो खूब जो है, एक सेकंड रुकना आप लोग जरा, एक सेकंड बस, मैं जरा देखूं ये लैपटॉप ऑन हुआ या नहीं हुआ।
तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो कनाडा जाते हैं। अच्छा, कनाडा इतना जाने लगे पंजाबी लोग कि धीरे धीरे कनाडा में पंजाबी लोग ज्यादा बढ़ गए। आज की डेट में कनाडा के एयरपोर्ट पे पंजाबी में अनाउंसमेंट होता है। यही हाल दिल्ली का हुआ। दिल्ली में इतने बिहारी आए कि दिल्ली के स्टेशन पे भोजपुरी में अनाउंसमेंट होता है। मतलब आप इसको देखेंगे कि दिल्ली था और बिहार था, तो बिहार से लोगों का आना जाना ज्यादा हुआ तो दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे के क्लोज आया या दूर हुआ? आना जाना ज्यादा होगा तो नजदीकियां बढ़ी या दूरियां बढ़ी, बताइए तो, बताइए। नजदीकियां बढ़ी। मतलब अगर दो जीन पूल के बीच में, अगर दो पॉपुलेशन के बीच में अगर जीन फ्लो फास्ट है, हाई है, तो धीरे धीरे जेनेटिक डिफरेंसेस घटते जाएंगे। जैसे कनाडा वाले भी अगर पंजाबी से धीरे धीरे पंजाबी लोग ज्यादा जा रहे हैं तो शादी करते करते क्या हो गया, क्या उधर कनाडा वाले भी पंजाबी जैसे नजर आने लगे? तो ये चीज होता है। और अगर मान लीजिए जीन फ्लो बिल्कुल नहीं है, जैसे नॉर्थ कोरिया में कोई देश का लोग वहां नहीं जाता है, तो नॉर्थ कोरियंस की अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है, वो कोरियन ही है। आप नहीं कहते हो कि इंडो कोरियन है, भाई जाके इंडियन कोई वहां शादी करेगा तब ना। आप नहीं कहते हो चाइना कोरियन है, अमेरिकन कोरियन है, पहले वहां कोई जाए शादी करे तब तो वहां पे जीन फ्लो बिल्कुल नहीं है, किसी देश का वहां आना जाना नहीं है, तो वहां पे कोरियन कोरियन ही है, उनकी जेनेटिक आइडेंटिटी मेंटेन्ड है। तो अगर किसी देश में, किसी पॉपुलेशन में जीन फ्लो कम है तो वहां की जेनेटिक आइडेंटिटी बनी हुई रहेगी। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस। हाँ। अब आपको पता चल गया कि कैसे जीन माइग्रेशन जो है उससे किसी भी पॉपुलेशन में वेरिएशंस आते हैं। जो दूसरा हमारा फैक्टर है वो है, ध्यान दीजिएगा, वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा, अगर मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करूं, सबको स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है ना? यस अगर मैं सर। ठीक ठीक, अगर मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करूं तो इसी को रैंडम ड्रिफ्ट, नॉन डायरेक्शनल फैक्टर या सेवाल राइट इफेक्ट कहते हैं। क्या है ये? तो एआईपीएमटी ने इसमें सवाल पूछ रखा है, क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, इज रैंडम चेंज इन जीन या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन occurring by chance rather than by natural selection। मैं दो लाइंस पढ़ता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। It occurs in all population, but its effect is visible only in small and isolated population, not visible in large population। चलिए इसको समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा टापू था, आइलैंड था, एक छोटा सा आइलैंड था, ठीक। अच्छा, ये आइलैंड जो था बिल्कुल दूसरी दुनिया से कटा हुआ था, आइसोलेटेड आइलैंड था। अच्छा, इस आइलैंड पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि इस आइलैंड पे दो तरह की बटरफ्लाई थी। एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई थी और एक जो बटर थी वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, ठीक। दोनों बड़े अच्छे से रह रहे थे। मतलब ये आइलैंड जो है छोटा पॉपुलेशन वाला आइलैंड था, स्मॉल पॉपुलेशन वाला और आइसोलेटेड आइलैंड। मान लीजिए ये दोनों जो थे 500-500 थे, ये ब्लू वाली भी 500 थी, ये भी 500 थी और ब्लैक वाले भी 500 बटरफ्लाई था। अच्छा, एक दिन इस आइलैंड पे क्या हुआ, अचानक से मान लीजिए फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया मतलब बड़ा इन्वायरमेंटल चेंज आ गया, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल चेंज आ गया, इन्वायरमेंटल बदलाव हुआ। अब हुआ क्या, बाढ़ आने की वजह से ये दोनों बटरफ्लाई मरने लगे। मतलब दोनों मरने लगी, ये भी मर रही थी और ये ब्लैक वाली भी मर रही थी, डाई हो रही थी। लेकिन जब देखा गया कि दोनों मर रहे हैं, बाई चांस 4-5 ब्लू वाली बच गई। 4-5 ब्लू वाली, मान लीजिए गलती से 20 ब्लू वाली सरवाइव कर गई और ब्लैक वाली पूरी साफ हो गई। अच्छा, इस पॉपुलेशन में पहले दो तरह की बटरफ्लाई थी, तो यहाँ की जीन या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कुछ रही होगी, एक्स रही होगी मान लीजिए। लेकिन अब सिर्फ ब्लू बची, तो जीन या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बदली या नहीं बदली, बताइए तो। अब तो वहां विंग कलर के मामले में सिर्फ एक ही विंग कलर है ना, ब्लू ही है ना, बोलिए तो। पहले दो विंग कलर था, अब एक ही विंग कलर है। समझ रहे हैं बात को, बोलिए तो। यस सर। यस सर। अच्छा, इस ब्लू वाली को नेचर ने चुना है या बाई चांस सेलेक्ट हो गया है ये ब्लू वाला? नेचर। नहीं,
ब्लू वाला को सेलेक्ट करने में नेचर का कोई रेल नहीं है। नेचर तो दोनों को मार रहा था, बाढ़ तो दोनों के लिए आया था, लेकिन ब्लू वाली बाई चांस किस्मत से सेलेक्ट हो गई। बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लू वाली बहुत सुंदर थी, ब्लू वाली का पंख बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया उड़ती थी इसलिए बच गई। अगर उस लिए बचती तो वो नेचुरल सिलेक्शन कहलाता। ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू वाली इसलिए बची क्योंकि बस उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बाई चांस सरवाइव कर गई। इसी चीज को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? सबसे पहली बात, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी किसी पॉपुलेशन में जीन या जीन बदलाव आता है कि अच्छा दक्ष है मीटिंग में आज? दक्ष, चलो मैं देखता हूँ। सारे बच्चों को स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आज, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से कहा था मीटिंग रिकॉर्ड कर देने के लिए। मेरे ख्याल से दक्ष ही थे, कोई बात नहीं। ये तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे इस ब्लू वाली और ब्लैक वाली जब उस पॉपुलेशन में थे तो दो तरह की बटरफ्लाई थी, दो विंग कलर वाली बटरफ्लाई थी। लेकिन नेचर में बदलाव की वजह से सिर्फ एक तरह की बटरफ्लाई बची, वो भी बाई चांस सेलेक्ट हो गई। ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा, आप कहोगे कि सर जेनेटिक ड्रिफ्ट किस पॉपुलेशन में देखने को मिलता है? तो आप जानिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट सिर्फ स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, छोटे और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। बड़े पॉपुलेशन में होता जरूर है, लेकिन इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम समझाते हैं, जैसे अगर इस आइलैंड की जगह पे हमारा इंडिया होता, हमारा इंडिया होता। अब इंडिया में 28 स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, आपको पता है। अब मान लीजिए पूरे इंडिया में दो तरह की बटरफ्लाई है, एक ब्लू बटरफ्लाई है और एक ब्लैक बटरफ्लाई है, ठीक? अच्छा, अब इंडिया एक छोटा पॉपुलेशन है कि लार्ज पॉपुलेशन है? बताइए तो। Large. लार्ज पॉपुलेशन है। अब पता चला कि पूरे इंडिया में पहली बात तो एक बार में इन्वायरमेंटल बदलाव आएगा नहीं। मान लीजिए कि जम्मू में सूखा पड़ा, अब ब्लू वाली मर गई, सिर्फ ब्लैक वाला बचा। तो क्या पूरे इंडिया से ब्लू वाली साफ हो गई या सिर्फ जम्मू से साफ हुई? बोलिए बोलिए। सिर्फ जम्मू से साफ हुई। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ जरूर यहाँ की पॉपुलेशन में, लेकिन पूरे इंडिया से वो जीनोटाइप, वो एलील नहीं गायब हुआ, क्योंकि इतना ना बड़ा पॉपुलेशन है कि हो जरूर रहा है हर एरिया में ड्रिफ्ट, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। कंप्लीट कोई एलील गायब नहीं हो सकता है। लेकिन अगर छोटा पॉपुलेशन होगा और उसमें मान लीजिए कम एलील्स हैं, जैसे विंग कलर के मामले में दो एलील्स थे, ब्लू और ब्लैक, एक गायब ही हो गया ब्लैक वाला। बात समझ रहे हैं? बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब आपने क्या देखा? अब ये चीज एआईपीएमटी भी पूछा और नीट भी पूछा। देखिए लिखा भी हुआ है, इज रैंडम चेंज इन जीन या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। तो रैंडम बदलाव होता है, जीन या जीनोटाइप बदलता है। बाई चांस होता है, occurring by chance rather than by natural selection। तो नेचुरल सिलेक्शन इसमें नहीं होता है, अब बाई चांस हो जाता है। मैंने लिखा है, it occurs in all population but its effect is visible only in, कहाँ पे विजिबल होता है? तो स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, लार्ज पॉपुलेशन में विजिबल नहीं होता है। क्लियर ये बात? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन एलील्स एंड फिक्सेशन ऑफ अदर एलील्स। तो कोई एक एलील आउट हो गया, जैसे मैंने क्या कहा, विंग कलर, जैसे कोई जीन था, मैं अगर समझाऊं आपको, तो एक जीन था, कौन सा जीन था? तो विंग कलर का। और विंग कलर जीन के दो एलील थे। दो एलील कौन कौन से थे? ध्यान दीजिएगा। तो एक एलील था ब्लू विंग कलर और एक था ब्लैक। इस पॉपुलेशन में ब्लैक एलिमिनेट हो गया, जबकि ब्लू क्या हो गया? बाई चांस सेलेक्ट हो गया। बोलिए तो। बोलिए। Yes, sir. इसमें एक एलील कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है और बाई चांस कोई दूसरा एलील सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर? Yes, sir.
हाँ, अब ड्रिफ्ट जो है हमारा वो दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा होता है? एक होता है, अच्छा हम जो लिख रहे हैं वो लैग वैग तो नहीं कर रहा है ना किसी तरह से? No. ठीक है। एक होता है फाउंडर इफेक्ट जिसको मेयर साहब ने दिया था, और एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट। साधारण शब्दों में समझिए तो हमारा ये जो हमारा ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ये दो तरह का होता है। एक फाउंडर इफेक्ट होता है, एक बॉटल नेक इफेक्ट होता है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कह रहे फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है। इन दिस केस a small group of few individuals called founders get separate from the, चलो इसको समझा देते हैं, हटाए समझाए। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा पॉपुलेशन था, ठीक है, कोई बड़ा सा एक पॉपुलेशन था, लार्ज पॉपुलेशन था। किसका पॉपुलेशन था? तो बर्ड्स का। ठीक, यहाँ पे जो चिड़िया सब रहती थी, ये सब चिड़िया सब छोटी छोटी चोंच वाली चिड़िया रहती थी और ब्लैक कलर की थी। तो ये सब चिड़िया थी स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी, ठीक है, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी। अच्छा, इसमें से किसी दिन क्या हुआ, एक चिड़िया जो है वो अपने घर वालों से नाराज होके, मान लीजिए कोई एक चिड़िया या कोई एक चिड़ियों का ग्रुप जो है वो घर से नाराज होके चली गई कहीं दूर चली गई। अच्छा, दूर कहाँ गई? तो उड़ के एक छोटे से आइलैंड पे चली गई। नाम था उसका गैलापागोस आइलैंड। अच्छा, अब ये जो स्मॉल ब्लैक बर्ड वाली चिड़िया इस गैलापागोस आइलैंड पे आई, तो ये थी इस गैलापागोस आइलैंड पे आने वाली फाउंडर मेंबर। धीरे धीरे ये स्मॉल ब्लैक बर्ड जो यहाँ इस गैलापागोस आइलैंड पे आई, धीरे धीरे अलग अलग तरह की चिड़ियाओं में बदल गई। पहले ये सिर्फ सीड खाती थी, सीड ईट करती थी। यहाँ आने के बाद ये कैक्टस ईटर में बदल गई। यहाँ आने के बाद ये फ्रूट ईटर में बदल गई। यहाँ आने के बाद ये इंसेक्ट ईटर में बदल गई। तो जरा देखिए तो एक लार्ज पेरेंटल पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स उठ के कहीं एक दूसरी जगह पे गए। जो मेंबर्स गए वो फाउंडर मेंबर, और वहां जाके वो अलग अलग ग्रुप में इवॉल्व कर गए। ये बात समझ में आया? बोलिए तो। Yes, Yes, sir. sir. आप देखते भी हैं, आप में से मान लीजिए आपके घर का कोई मेंबर, या हम लोग बहुत बार सुनते भी हैं कि अरे जानते हो वो आदमी भाग के बहुत जो साल पहले कनाडा भाग गया था, वहीं पे जाके शादी कर लिया। और वहीं पे जाके शादी कर लिया, पता चला कि भाई अब कनाडा यहाँ से गया, चाहे मान लीजिए जैसे इंडिया से कोई आदमी जो है कहीं एक दूर चला, जिसे हम लोग सुनते भी है, मॉरिशस का नाम सुने हो तुम? मॉरिशस का। Yes, sir. तो मॉरिशस में Yes, क्या है sir. ना कि बिहारी लोग बहुत है। मॉरिशस का प्रधानमंत्री वगैरह सब बिहारी है। अब भाई बिहार का लोग मॉरिशस कैसे चला गया? वही बात है, बिहार एक बड़ा पेरेंटल पॉपुलेशन था। कुछ लोग बिहारी लोग जानते ही हो, हर जगह पूरे इंडिया में जाते हैं, हर जगह काम वाम करते हैं। हम लोग भी जैसे तुम्हारे जम्मू में काम कर रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया क्या पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो इसी तरह से अब इंडिया से भी बाहर वो उस जगह पे चले गए मॉरिशस में। अब वहां पे काम करते 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 पूरा मॉरिशस ही बिहारियों का बन चुका है, वहां भोजपुरी बोला जाता है। तो ये भी फाउंडर इफेक्ट का ही तो एग्जाम्पल है। अब वो मॉरिशस वाले ही हैं लेकिन बोलते अभी भी बिहारी हैं, उनके पूर्वज अभी भी बिहारी हैं, अलग अलग तरह से वो मतलब बदल चुके हैं। तो वो एक तरह का फाउंडर इफेक्ट ही है, छोटे लेवल पे। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. तो फाउंडर इफेक्ट है, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, तो होता क्या है फाउंडर इफेक्ट, देख लीजिए, मैंने दिखाया आपको कि इसमें इस केस में क्या होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये कहाँ देखने को मिला था हमें? गैलापागोस आइलैंड पे देखने को मिला था, मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये इंसानों के पॉपुलेशन में भी देखने को मिलता है, और उसका एग्जाम्पल अभी अभी मैंने बताया। आप ही मान लीजिए अपने खानदान में से पहली बार लंदन चले गए, वहीं पे शादी ब्याह कर लिए। अब आपका खानदान इधर इंडियन ब्रीड का फैमिली है, वहां जाके आप किसी लंदन की लड़की से शादी करके इंडो यूके वाले फैमिली ब्रीड को आगे बढ़ा रहे हैं। तो परिवर्तन हुआ या नहीं? आपके फैमिली ट्री में अब डाइवर्जन हुआ कि नहीं? आपके बच्चे प्योर इंडियन उस आपके चाचा के मामा के जो भी गए हैं वो इंडो यूके वाले हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो ये फाउंडर इफेक्ट ही तो था, बोलिए। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अच्छा, इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है बॉटल नेक इफेक्ट। अभी अभी मैंने आपको बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ाया है, फिर से आपको बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ाते हैं बहुत सिंपल तरीके से। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉटल लिया, ठीक है, एक बॉटल लिया। इधर सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। एक छोटा सा बॉटल था,
ठीक, ये बॉटल था और मैंने क्या किया है, इस बॉटल में दो तरह की गोलियां भर रखी हैं। एक ब्लू कलर की गोलियां भर रखी है और इसी बॉटल में मैंने इस तरह की ब्लैक कलर की भी गोलियां भर रखी है। ठीक, ब्लैक। और मैं क्या कह रहा हूं, इस बॉटल को आप सेक कीजिए और बताइए कि यहां से कौन सी गोली बाहर आएगी, कौन सी टैबलेट बाहर आएगी। तो आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टैबलेट बाहर आएगा? नो सर। नो सर। जो भी टैबलेट निकलना होगा वो बाई चांस निकलेगा। बताइए यस सर। बताइए, क्या यस उसमें सर। आपका कोई रोल होगा? क्या उसमें आपका कोई रोल होगा कि आप चुने हैं, नहीं भाई सेक कर रहे हैं तो नहीं ब्लू वाला निकलेगा, ब्लैक वाला निकलेगा? क्या इसमें आपका कोई रोल होगा? नो सर। अब पता चला आप सेक किए और दो ब्लैक वाला ब्लू वाला टेबलेट निकल गया, तो आपको नहीं लगता है कि इस बॉटल से बाई चांस निकलने को ब्लैक वाला भी निकल सकता था? आप तो सेक कर रहे थे, निकलने को ब्लू वाला भी निकल सकता था, लेकिन बाई चांस ब्लू वाला निकल गया। आपको नहीं लगता है कि ये ड्रिफ्ट है? बोलिए तो। यस सर। यस सर। और इसी को कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ा था। आइए उसका जरा लैंग्वेज वाला वर्जन दिखाते हैं आपको बॉटल नेक इफेक्ट का। ये लैपटॉप आज तो ऑन ही नहीं हो रहा है, 1 घंटे से लगा हुआ है अपडेट में, पता नहीं इसको क्या हो गया। अच्छा, अगर ये रीस्टार्ट होते रहता है तो उसका कोई सॉल्यूशन है? अगर अपडेट लगाए हुए हैं आधे घंटे से 1 घंटे से रीस्टार्ट हो रहा है तो उसको क्या किया जाए? बीच में कोई तरीका है? पता है आप लोगों को? तो आप लोग भी प्योरे बायोलॉजी वाले हैं, इंजीनियरिंग दिमाग कुछ भी नहीं है आप लोग का। नो कोई सर, बात सर टाइम लगता है इनको। टाइम लगता है। यस सर। यार लैन वायर जोड़ रखा है ताकि थोड़ा फास्ट हो, तो ये नहीं हो रहा है। कभी कभी सर जल्दी हो जाता है, कभी कभी लेट होता है। अच्छा, मतलब आधा 1 घंटा लग जाता है, कॉमन है, कभी कभी हो जाता है। यस सर, मैंने किया था, मेरा सर 1 दिन लगा था पूरा। अबे यार 1 दिन लगेगा तो तुम लोग का क्लास कौन लेगा? कल भी शायद मेरा मेरा ही क्लास है तुम लोगों के बैच में। 1 दिन ना लगे भाई, अपडेट हो जाए, कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बना रखे हैं कि एक बॉटल है, आप देख रहे हैं। इस ओल्ड पॉपुलेशन में देखिए दो तरह का बटरफ्लाई हम दिखाए हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे एक रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसमें और एक ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। इस पॉपुलेशन में दो तरह की बटरफ्लाई थी विंग कलर के मामले में, एक रेड और ब्लू, और तब जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी एक्स थी। तब सिचुएशन जो है वो फेवरेबल था। किसी दिन सीजन अनफेवरेबल हुआ, दोनों का पॉपुलेशन क्रैश किया, मतलब तेजी से दोनों मरने लगे। लेकिन बाय चांस कुछ रेड वाली बटरफ्लाई सरवाइव कर गई। अब सरवाइव कर गई तो जब दोबारा फेवरेबल सिचुएशन आया तो ये रेड वाली बटरफ्लाई ही आगे बढ़ेगी। अब इस पॉपुलेशन में एक विंग कलर का एलील एलिमिनेट हो गया, ब्लू विंग कलर एलिमिनेट हो गया, बाई चांस सेलेक्ट हो गया रेड विंग कलर, फ्रीक्वेंसी बदल गई। ये देखने, इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट टाइप बॉटलनेक इफेक्ट। ये देखने को मिलता है बरसाती कीड़ों में, सीजनल इफेक्ट में और अफ्रीका के चीता वाले पॉपुलेशन में। आप सिर्फ जानिए ये बरसाती कीड़ों में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी बरसात का सीजन आएगा, आप अपने घर में देखे कि लाल कलर की चिड़िया, लाल कलर का कीड़ा आया, एक ब्लू कलर का कीड़ा आया। अब बरसात में अचानक से सब भर गया आपके घर में। फिर क्या हुआ, जैसे ही बरसात खत्म हुआ, सब नमी वमी खत्म हो गया, दोनों कीड़ा धड़धड़ा के मरने लगा। अब मरने लगा तो पता चला सिर्फ कुछ रेड वाला बच गया, बाई चांस बच गया, मर दोनों रहा था। तब अगला जब आपका साल आएगा, जब आपका अगला साल आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके घर में रेड वाला ही इंसेक्ट आएगा, ब्लू वाला गायब हो गया। ये ड्रिफ्ट ही है ना? बोलिए तो। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब तक हमने दो फैक्टर्स पढ़ लिए जो पॉपुलेशन में जीन या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। द फर्स्ट इज माइग्रेशन, द सेकंड इज ड्रिफ्ट। क्या ड्रिफ्ट सबको क्रिस्टल क्लियर है एकदम? बताइए। यस यस सर। सर। ठीक है, अब अगला फैक्टर, हम लोग को 5 फैक्टर पढ़ना है, पढ़ाए थे ना? एक पढ़ाए थे माइग्रेशन, दूसरा ड्रिफ्ट, तीसरा रिकॉम्बिनेशन, चौथा म्यूटेशन और पांचवा नेचुरल सिलेक्शन। तो अब तीसरा फैक्टर पढ़ाते हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, तब तक इसको पढ़िए आप लोग दोनों फैक्टर को, फाउंडर और बॉटलनेक इफेक्ट।
ये स्क्रीन बड़ी नहीं होगी? जूम नहीं हो रही है, अपने एंड से जूम करो तो। तुम लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो? यस सर। अच्छा देखो तो, कर दिए, देखो तो बड़ा हो रहा है स्क्रीन। मेरे लिए भी एकदम नया ही है, नहीं होता तो स्क्रीन रोटेट करते हैं। तो सर ऐसे ही हो रहा है जैसे आप कर रहे हो ना, वैसे ही हो रहा है जैसे ही। रुक जाओ, रोटेट करते हैं, शायद इसमें कुछ आप लोग का काम बने। यस सर, आप भूल बड़ी। अब ठीक है, यस सर। चलिए अगला जो हम लोग फैक्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। देखिए अगला फैक्टर हम लोग जीन रिकॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। जीन रिकॉम्बिनेशन तुम लोग जानते हो। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम लोग गैमेट बनाते हैं तो पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होते हैं, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, और इसकी इसी चीज को कहते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। आपको पता है कि ये जो गैमेट बनाने टाइम में, मियोसिस करते टाइम में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसी भी पॉपुलेशन में बहुत बड़ा सोर्स है वेरिएशन का। आप इसको रोक नहीं सकते हो। मतलब अगर तुम रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है तुम गैमेट बना रहे होगे, और गैमेट बना रहे होगे तो वेरिएशन तो आएगा ही आएगा। मतलब वेरिएशन नेचर का रूल है, एवोल्यूशन रुका ही नहीं है। हर दिन थोड़े थोड़े बदलाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा ही रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए तो। यस सर। ठीक है, आप कभी भी नहीं कह सकते हो, जैसे हार्डी और विनबर्ग साहब कह रहे थे ना कि पॉपुलेशन अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो ये होगा। तो पॉपुलेशन कभी भी अगर ही इक्विलिब्रियम में हो सकता है, पॉपुलेशन कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएशंस, बदलाव तो आ ही रहे होंगे। क्लियर है? क्लियर है ये बात? Yes, यस sir. सर। अब आते हैं अगले फैक्टर पे जो किसी भी पॉपुलेशन में जीन या जीनोटाइप को बदलता है, वो है, ध्यान दीजिएगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन में मैंने लिख रखा है कि म्यूटेशंस जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एडॉप्टिव नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं। ये सब हम आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाते हैं। इधर आइए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारा लैंड है। अभी ये लैंड जो है ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक, अभी ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप हैं, अभी सर्वाइव्ड है, और बगल में आप जानते हैं कि हमारी धरती पे पानी ज्यादा है, ये वाटर है। अच्छा, आप सबको पता है कि हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है तो हमारे आइस मेल्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में, भविष्य में, आज नहीं तो कल हमारी धरती पे सिर्फ पानी ही पानी होगा। सिर्फ पानी ही पानी होगा हर तरफ, क्योंकि अगर सारे बर्फ पिघल गए तो आपकी धरती पे बाढ़ आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट है। मान लीजिए आज से कई सैकड़ों साल बाद हमारी धरती पे धीरे धीरे सिर्फ पानी ही पानी बचे, सिर्फ हर तरफ पानी ही पानी रहे, वाटर ही वाटर बचे। अच्छा, अभी जो आप इंसान है, आपके पास है लंग, और आप जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल, मतलब आप जो है जमीन पे सांस ले सकते हैं। अच्छा, अगर अब मतलब नेचर में बदलाव हुआ, नेचर क्या हुआ जरा बताइए तो, नेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ बताइए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, नेचर बदला। अब नेचर कह रहा है कि भाई तुम हो टेरेस्ट्रियल, तुम्हारा यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तुम खत्म हो जाओ। तो ये इंसान जो यहाँ पे है, ऐसा है, इस इंसान ने सोचा कि भाई धरती पे अब पानी ही पानी बचा, अब मेरा लंग किसी काम का नहीं है, हमारे पास तो गिल्स होना चाहिए, हमारे पास तो गिल्स की जरूरत है, इसकी जरूरत है। तो ऐसा है क्या कि ये इंसान चाहता है कि इसके पास गिल आ जाए, तो इसके पास गिल आ जाएगा? जरा बताइए तो, ऐसा है क्या कि इसके पास गिल आ जाएगा? बताइए, इसके चाहने No, से sir. गिल आएगा? नहीं आएगा।
नो नहीं सर। आएगा। अगर आप अभी जैसे मान लीजिए अभी आपको लग रहा है कि ओ सर हम बहुत बेवकूफ आदमी है सर, बहुत हमको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है सर, हम सोच रहे हैं काश हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट पैदा ले, आइंस्टीन पैदा ले, तो आपके चाहने से आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा? बताइए तो। नो सर। नो सर। नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चलिए ये कहानी थी। अच्छा अब धरती पे ये बदलाव हो रहा है, डे बाय डे ये बदलाव हो रहा है कि फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा, हम सबको पता है कभी ना कभी धरती पे। अच्छा किसी दिन किसी एक इंसान के घर में, जैसे मान लीजिए कोई रैंडम ह्यूमन था इस धरती के किसी कोने पे, नहीं पता है उस इंसान को भी, किसी दिन उस इंसान ने रिप्रोड्यूस किया और उसके घर में कोई बच्चा आया। अच्छा उसके घर में जो बच्चा आया, आपके सीने में लंग है, दिल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लंग है, लेकिन उस बच्चे के सीने में आया बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज आया और उस बच्चे के सीने में आ गया गिल्स। अच्छा उस बच्चे को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या आ गया। आप भी सोचिए कि भाई ये क्या आ गया। अच्छा वो बच्चा मान लीजिए कि इस धरती पे आ गया। अब ये जो बच्चा था ये टेक्निकली तो एक्वामैन था भाई, धरती पे आ गया, ये बड़ा बदलाव था। सामान्य तौर पे ये बदलाव नहीं आ सकता है लेकिन ये आया, ये था म्यूटेशन। अच्छा म्यूटेशन था। अब हुआ क्या कि धरती जिस दिन बदलेगा, ये बच्चा इस बदले हुए धरती में आसानी से सरवाइव कर जाएगा, बड़े मजे से रहेगा और ह्यूमन स्पीसीज को, इंसान की प्रजाति को आगे बढ़ाएगा। बाकी जितने भी लंग वाले लोग होंगे वो साफ हो जाएंगे। तो हर इंसान चाह जरूर रहा था कि उसके पास गिल्स आ जाए, हर किसी की जरूरत थी कि उसके पास गिल आ जाए, लेकिन गिल बिना किसी भेदभाव के, बिना आपकी जरूरत को देखते हुए किसी एक पर्सन में आ गया। वो म्यूटेशन है, समझ रहे हैं बात को? बोलिए तो। यस और सर। जिसमें आया वो इस धरती पे सरवाइव करेगा, आगे बढ़ेगा। तो म्यूटेशंस जो होते हैं वो रैंडमली होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। हो सकता है मेरा ही बच्चा हो, उसके पास लंग की जगह पे गिल्स हो सकता है आप ही का बच्चा हो, उसके पास दो दिल हो। तो ये म्यूटेशंस है ना, बड़े बदलाव है ना, ऑफ द ट्रैक जाके बदलाव आए हैं। और हो सकता है वो बदलाव उसको उस बदले हुए इन्वायरमेंट में बचने में मदद कर दे, सरवाइव करने में मदद कर दे, जबकि चाहता तो हर कोई था। या हो सकता है किसी में ना आए म्यूटेशन और पूरी की पूरी प्रजाति ही साफ हो जाए। बोलिए। तो ये यस चीज सर। है म्यूटेशंस। अच्छा ये चीज म्यूटेशन के बड़े सारे फेमस एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे अगर इसका, चलो मैं इसको पहले तो डिक्टेट करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। म्यूटेशंस आर रैंडम, रैंडम होते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट होते हैं, कोई भेदभाव म्यूटेशन नहीं करता है। मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि नहीं भाई तुम गोरे हो तो तुम्हारे बच्चा को गिल दे देंगे क्योंकि कल को ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है, जो काला आदमी है उसको नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के यहाँ भी हो सकता है। विथ रेस्पेक्ट टू द एडॉप्टिव नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे आपकी जो जरूरत हो, भले धरती पे कितना भी बदलाव हो रहा हो सकता है आपके अंदर म्यूटेशन ना हो और हो सकता है हो जाए। हालांकि इतना बड़ा म्यूटेशन हमेशा अच्छा हो ये तय नहीं है। सामान्य तौर पे म्यूटेशंस हार्मफुल ही होते हैं। जैसे आपके जीन्स में बदलाव आते हैं, म्यूटेशन होता है, तो सर ने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाया होगा, म्यूटेशन की वजह से सिर्फ बीमारियां होती हैं। म्यूटेशन हुआ कैंसर हो गया, म्यूटेशन हो गया जेनेटिक बीमारी हो गया, थैलासेमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो ये म्यूटेशन जो है सामान्य तौर पे आपको इवॉल्व तो करवाता ही करवाता है कई बार, लेकिन बहुत रेयर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये आपको ले डूबता है, ये हार्मफुल होता है। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। म्यूटेशन की रेट्स बहुत स्लो होते हैं, बहुत कम म्यूटेशंस, हजार में लाख में किसी एक को कैंसर होता है, हजार में लाख में किसी एक को सिकल सेल एनीमिया होता है, हर दूसरे तीसरे सिक्स को म्यूटेशन होने की फ्रीक्वेंसी इतनी कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। एक एक्सपेरिमेंट किया था जे लैडरबर्ग साहब ने और ई लैडरबर्ग साहब ने। जे मतलब जोशुआ, ई मतलब कुछ था उनका नाम, ईथर लैडरबर्ग, दो लोग थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया था कि म्यूटेशंस जो होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं और प्री एडॉप्टिव होते हैं नेचर में। अच्छा जैसे एक बात समझो, दो इंसान, एक इंसान के पास, ध्यान दीजिएगा, दो इंसान इस धरती पे, एक इंसान के पास क्या है, अभी लंग है, ठीक,
और किसी दिन हमारी धरती के किसी कोने पे एक ऐसा भी बच्चा जन्म लिया जिसके पास गिल था, ठीक है। अब ये भी मौजूद है हमारी धरती पे, लेकिन इसकी नीड अभी हमें नहीं पता है। एक दिन हमारी धरती पे सिर्फ पानी ही पानी बचा, फ्लड आया, तो ये जो पहले से मौजूद म्यूटेंट पर्सन है, ये जो पहले से मौजूद म्यूटेंट है, ये प्री एग्जिस्टिंग है और ये नेचर में पहले से अडॉप्ट भी कर चुका है, तो ये आगे बढ़ेगा। ये म्यूटेंट वैरायटी था, लंग्स वाले साफ हो जाएंगे। तो सामान्य तौर पे म्यूटेशंस पहले से मौजूद होते हैं हमारी प्रकृति में। जब नेचर में बदलाव आता है तो वो म्यूटेंट वैरायटीज खुल के सामने नजर आने लगते हैं। अब धरती पे पानी आएगा तब तो पता चलेगा ना कि भाई एक्वामैन जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। ना पानी आएगा ना एक्वामैन का पता चलेगा। बोलिए। यस यस सर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द म्यूटेशंस। म्यूटेशंस होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हाँ किसी में म्यूटेशन है। अब मान लीजिए कि धरती पे लोगों को एचआईवी होना शुरू हुआ, एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन होना शुरू हुआ, तब ना दुनिया में साइंटिस्ट लोग स्टडी करना शुरू किया कि क्या कोई ऐसा भी इंसान है जिसको एचआईवी नहीं हो सकता है। तो पता चला कि यूरोपियन कंट्री में कुछ ऐसे गोरे लोग हैं, सिर्फ 1% के आसपास, जिनमें एचआईवी इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, तो वो म्यूटेंट ब्रीड है। बाकी पूरी दुनिया को एचआईवी का इन्फेक्शन हो जा रहा है, एड्स हो जा रहा है, लेकिन वो जो 1% गोरे लोग हैं उनमें एचआईवी नहीं हो रहा है। ये तो तब ना पता चला जब तुम्हारे इन्वायरमेंट में एचआईवी वायरस आया, इन्फेक्शन किया, तब तो पता चला कि अच्छा ये म्यूटेंट लोग हैं, इनमें एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। बोलिए तो। यस यस सर। सर। कोरोना वायरस आया तब ना ढूंढोगे कि अच्छा कोरोना से रेसिस्टेंट ह्यूमन कौन है, कोई ऐसा इंसान है क्या इस धरती पे जिसकी बॉडी में कोरोना वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो म्यूटेंट होगा उस कोरोना वायरस के लिए। तो वो पहले से बंदा था, उसको भी नहीं पता था कि वो कोरोना वायरस के लिए म्यूटेंट है। जब कोरोना वायरस आएगा तब ना उसको पता चलेगा कि ले भाई सब कोई मर गया कोरोना से, हम बच गए, सबको एचआईवी हो गया, हम बच गए, मतलब आई एम द म्यूटेंट ब्रीड, मैं इस धरती पे आगे बढ़ूंगा। बोलिए तो। यस यस। सर। यस सर। ठीक है। तो दिस इज व्हाट म्यूटेशन मीनिंग प्री एग्जिस्टिंग एंड प्री अडॉप्टिव। वो हमारे ही बीच में कोई ऐसा इंसान होगा जिसमें एचआईवी वायरस इन्फेक्शन ना कर पाए, वो पहले से मौजूद होगा, लेकिन जब वो इन्फेक्शन होगा तभी तो पता चलेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि हाँ, और म्यूटेशन सामान्य तौर पे तो हार्मफुल होते हैं, बड़े रेयर बेनिफिशियल होते हैं। आखिरी फैक्टर जो पॉपुलेशन में जो जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाता है वो है नेचुरल सिलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। नेचर उन्हीं वेरिएशंस को चुनता है जो हेरिटेबल होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। विच मेक्स द सर्वाइवल मोर बेटर, जो सर्वाइवल को ज्यादा बेटर बताए, so that the individual bearing this useful variation are enabled to produce, ताकि वो इंडिविजुअल जिसमें ये वेरिएशन है वो आगे रिप्रोड्यूस कर सके। जैसे मैं ये बार बार गिल्स वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, धरती पे चारों तरफ पानी ही पानी आ गया। अब कोई म्यूटेंट गिल वाला ह्यूमन है, उसको नेचर कहेगा अच्छा तुम्हारे पास गिल है, तो कहेगा हाँ मेरे पास गिल है। अच्छा ये गिल तुम्हारी अगली पीढ़ी में जा सकती है क्योंकि ये तुम्हारे जीन लेवल पे बदलाव हुआ होगा तभी ये आया होगा, तो कहेगा हाँ ये तो जेनेटिक वेरिएशन है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जैसे आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया, मान लीजिए अनुवांशिक डिजीज जितने भी पढ़े हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अगली पीढ़ी में जा रहा है और तुमको मदद भी कर रहा है रिप्रोड्यूस करे में। चलो अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन तीन तरह का होता है। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जरा 2 मिनट का ब्रेक लेंगे पहले। अब एग्जैक्ट 7 बजे स्टार्ट करेंगे, तब तक अगर आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बताइए।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर नेचुरल सिलेक्शन कैसे नेचर जो है वो इवॉल्व करने में किसी ऑर्गेनिज्म को मदद करता है। नेचर का क्या रोल होता है एवोल्यूशन। देखिए आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहला टाइप इसका वो है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डोंट वरी, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बहुत आसान है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन पे बड़े अच्छे सवाल पूछे गए हैं, हम आपको तीनों समझा देते हैं। हमको एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाएंगे, बस इतना बताइए कि लैगिंग तो नहीं हो रहा है जो भी हम लिख रहे हैं, नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ समझाते हैं, एक ग्राफ समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रुक जाइए, जैसे मैंने ये बनाया एक्स एक्सिस और ये बनाया वाई एक्सिस। अच्छा, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक। एक्स पे हम लोग दिखाएंगे वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, और वाई पे दिखाएंगे पॉपुलेशन का साइज। जैसे हम अपने पॉपुलेशन को देखते हैं, किसी एक कैरेक्टर को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किस कैरेक्टर को चुन रहे हैं, लोगों की हाइट को देखना चाहते हैं, हाइट को देखना चाहते हैं, या आप लोगों की वजन को देखना चाहते हैं। तो लोगों का वजन या हाइट सामान्य तौर पे तीन तरह का आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा देखने को मिलेगा? अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल कम वजन के होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो एवरेज वेट के होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो बड़े मोटे ताजे होंगे, ओवर वेटेड होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बोलो तो। ठीक यस है। सर। अच्छा, सामान्य तौर पे जैसे इसी क्लासरूम में जब आप बैठते हैं, इसी क्लासरूम में अगर आप लाइव होते तो मैं आपको बताता, या फिर जो बच्चे हमारे यहाँ इंडिया में जन्म लेते हैं या किसी भी पॉपुलेशन में जब जन्म लेते हैं, तो आप क्या देखते हो कि ज्यादातर बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका वजन एवरेज होता है। कितना सुने हो कि अरे उसका बच्चा बड़ा मोटा ताजा पैदा लिया है? नहीं सुने होगे, बहुत कम सुनते होगे। मतलब 100 बच्चा जन्म लिया तो एक दो बच्चा ओवरवेटेड जन्म लेता है। अब कितना सुनते होगे कि अरे उसका बच्चा बहुत दुबला पतला जन्म लिया है? ऐसा बहुत कम बच्चा होगा। मतलब आप अगर पॉपुलेशन की साइज देखोगे तो लो वेट वाले बच्चे कम जन्म लेते हैं, एवरेज वजन वाले ज्यादा जन्म लेते हैं, और ओवर वेट वाले भी कम जन्म लेते हैं। ये लो वेट वाला भी एक्सट्रीम देखने को मिलता है, ओवर वेट वाला भी एक्सट्रीम देखने को मिलता है, जबकि ये एवरेज वेट वाला ज्यादा देखने को मिलता है। ये मीन वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसी वजह से आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ का कुछ इन्वायरमेंट है, जैसे हमारा ये इंडिया ही है, यहाँ जम्मू ही है, ये यहाँ का इन्वायरमेंट एक्स है। कई साल बीत गए, आफ्टर मेनी इयर्स, आफ्टर मेनी इयर्स यही परंपरा चलती रही। हर बार जो बच्चे जन्म लेते थे वो एवरेज वजन वाले, कम वजन और ज्यादा वजन वाले बच्चे कम जन्म लेते थे। तो धीरे धीरे जब आप यहाँ का पॉपुलेशन देखोगे तो आप क्या पाओगे कि जो हमारे एवरेज वजन वाले बच्चे हैं वो ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, और जो, चलो इसको मैं मिटाता हूँ, एक सेकेंड रुकना। जो एवरेज वजन वाले बच्चे हैं वो ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, ध्यान देना। मतलब ये ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, और ये दोनों थोड़े एलिमिनेट हो रहे हैं। तो आप देखोगे ये जो पीक है ऊपर जाएगा, यहाँ देखो ये पहले पीक था, चोटी था, ये कहाँ गया है, पीक अप हुआ है। और ये दोनों जो हैं ये थोड़े एलिमिनेट हो जाते हैं, ये भी एलिमिनेट होते हैं, और ये भी एलिमिनेट होते हैं, एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट होते हैं। आप ऐसा देखते भी हैं कि जो इंडिया में जो बच्चे कम वजन के जन्म लेते हैं या किसी भी पॉपुलेशन में, उनके मरने का खतरा ज्यादा रहता है। ओवरवेट वाले बच्चों का भी मरने का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन एवरेज वजन वाले बच्चों के सरवाइव होने का चांस ज्यादा रहता है, बोलिए तो। यस यस सर। अच्छा, इस वजह से ये पीक ऊपर शिफ्ट हुआ, राइज इन पीक हुआ, बोलिए तो। यस सर।
नेचर में ये चीज कहलाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्या कहलाता है बोलिए तो? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। जब भी मीन वैल्यू सेलेक्ट हो, बीच का वैल्यू, आप अपने क्लासरूम में ही देखिए, ज्यादातर लोग एवरेज हाइट वाले होंगे, कहीं पे भी चले जाते हैं, कितने लोग एकदम लंबू दिखाई देते हैं या कितने लोग बौने दिखाई देते हैं? बहुत कम, इक्का दुक्का लोग। बोलिए तो, बोलिए। यस सर। यस ठीक है, कहता है। अच्छा, इसके लिए शर्त ये है, इस तरह के सिलेक्शन के लिए शर्त ये है कि इन्वायरमेंट ना बदले। इन्वायरमेंट जो है, अगर एक्स था तो एक्स ही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, मतलब इन्वायरमेंट में बदलाव नहीं होना चाहिए। नीट 2019 एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा सुन लीजिएगा, सवाल ग्रॉस तरीके से बता रहे हैं। कहा कि कुछ पॉपुलेशन है जहां कुछ बच्चे जन्म ले रहे हैं, कुछ बच्चा जन्म ले रहा है लो वजन का, कुछ बच्चा जन्म ले रहा है एवरेज वजन का, कुछ बच्चा जन्म ले रहा है ओवरवेट का। ठीक, उसमें बताया कि लो वेट वाले बच्चे सिर्फ, मान लीजिए कि जैसे बताया कि उसमें जो एवरेज वजन वाले बच्चे हैं वो सरवाइव कर रहे हैं 95%, लो वेट वाले बच्चे सिर्फ 2% सरवाइव कर रहे हैं, ओवर वेट वाले सिर्फ 3% सरवाइव कर रहे हैं। तो बताइए ये किस तरह के सिलेक्शन का एग्जाम्पल है? जब भी एवरेज वैल्यू सेलेक्ट होगा, आंख बंद करके कहिएगा कि ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर गायब हो रहे हैं, सिर्फ एवरेज वजन वाला बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। ये कैसा सिलेक्शन कहलाता है बोलिए तो? स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग कहलाता है, स्टेबलाइजिंग कहलाता है। अच्छा, अगर अगर जैसे मान लीजिए इसी ग्राफ में हम आपको समझाते हैं, ये थोड़ा सा इधर हम समझाते हैं। इसका एक जो दूसरा टाइप है, मान लीजिए उसी पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा चेंज होता, कुछ ऐसा चेंज होता, ध्यान दीजिएगा। ऐसा होता कि ये हमारे लो वेट वाला और एवरेज वेट वाला ना सेलेक्ट होके कुछ ऐसे कारण से सिर्फ ओवर वेट वाला बच्चा, मतलब सिर्फ मोटे लोग नजर आते पॉपुलेशन में, ओवर वेट वाला सेलेक्ट होता। तो पीक जो है, ओल्ड पीक यहाँ पे था, पहले पीक यहाँ था, अब पीक जो है वो शिफ्ट हो गया है, नया पीक देखने को मिल रहा है, न्यू पीक देखने को मिलता है। इसको कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्या कहते हैं बताइए तो? डायरेक्शनल सिलेक्शन। ऊपर वाला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ऊपर वाला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग में मीन वैल्यू सेलेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब ओवरवेट वाला सेलेक्ट हुआ है तो ये एक एक्सट्रीम कैरेक्टर है, ये सेलेक्ट हुआ है। बोलिए तो, अगर मीन वैल्यू सेलेक्ट हो तो स्टेबलाइजिंग, अगर एक एक्सट्रीम सेलेक्ट हो तो डायरेक्शनल। इसका एक तीसरा टाइप भी होता है, वो सुनिए तीसरा टाइप क्या होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है। और मान लीजिए उसी पॉपुलेशन में, ध्यान दीजिएगा, लो वेट वाले और सिर्फ ओवर वेट वाले सेलेक्ट हों, मतलब लो वाला और ओवर वाला और एवरेज वाला गायब ही हो जाए। आप देखेंगे ये लो वाला ऊपर गया पीक, ओवर वाला ऊपर गया, एवरेज वाला नीचे रह गया, मतलब दोनों एक्सट्रीम सेलेक्ट हुए और जो मीन था वो एलिमिनेट हो गया। मीन एलिमिनेट हुआ, कितना पीक देखने को मिल रहा है? एक या दो चोटी देखने को मिल रहा है? दो। इस सिलेक्शन को हम लोग कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। नेचर में ऐसा बहुत रेयरेस्ट में रेयर होता है, ये डिसरप्टिव सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन तीन तरह का होता है। अगर मीन वैल्यू सेलेक्ट हो, अगर मीन सेलेक्ट हो तो क्या कहोगे बोलो तो? बीच वाला सेलेक्ट हो तो स्टेबलाइजिंग। ठीक। अगर वन एक्सट्रीम सेलेक्ट हो तो क्या कहोगे? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि इसमें पीक बगल में शिफ्ट हो जाता है, लैटरल शिफ्टिंग होती है, इसी को हम लोग डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। पीक बगल में शिफ्ट हो गया है। और दोनों अगर एक्सट्रीम सेलेक्ट हो तो ये कहलाता है डिसरप्टिव। कौन सा ऐसा नेचुरल सिलेक्शन है जिसमें दो पीक देखने को मिलता है बताइए? डिसरप्टिव। कौन सा ऐसा नेचुरल सिलेक्शन है जिसमें पीक की लैटरल शिफ्टिंग होती है? डायरेक्शनल। और कौन सा ऐसा नेचुरल सिलेक्शन है जिसमें ओल्डर पीक और ऊपर जाता है
और घंटी जैसा बन जाता है, बेल शेप का बन जाता है और घंटी जैसा स्टेबलाइजिंग। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है द 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बताइए, Yes, sir. एक एक करके बात करते हैं इन सब के एग्जाम्पल पे। तो जरा आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा करके आपको ये समझाता हूँ, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे हम समझाते हैं, देखिए क्या लिखा है, स्टेबलाइजिंग, इसी को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। सबसे पहला शर्त ये है कि इसके लिए इन्वायरमेंट नहीं बदलना चाहिए। इसमें मीन वैल्यू को फेवर किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, और दोनों एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अच्छा, जो मीन वैल्यू की पीक होती है वो और ऊपर जाती है और पतली होती है, नैरोअर होती है। ग्राफ देखेंगे, पहले इन्वायरमेंट एक्स था, बाद में भी एक्स रहा, कुछ कैरेक्टर थे वेरिएंट के, बेल शेप कर्व हुआ, पीक राइज हुआ। आप चाहे तो यहाँ कैरेक्टर लिख सकते हैं, लो, एवरेज, जो आपका मन हो, और ओवर। वजन लिखना चाहते हैं, हाइट लिखना चाहते हैं, वेट लिखिए या हाइट लिखिए, वेट लिखिए या हाइट लिखिए, वेट लिखिए या हाइट लिखिए। बात समझ रहे हैं, बोलिए तो। Yes, sir. यस सर। और ये क्वेश्चन नीट में आया, हर साल पढ़ाते हैं। नीट 18 या 19 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द न्यू बॉर्न चाइल्ड ऑफ ऑप्टिमम बॉडी वेट। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लैंग्वेज में पूछा गया था, आप सॉल्व करके देखिएगा। सर्वाइव मोर बट न्यू बॉर्न हैविंग बॉडी वेट मोर और लेस देन ऑप्टिमम हैव मोर डेथ रेट। आप देखते भी हैं, डॉक्टर कहता भी है कि आपके बच्चे का वजन बहुत कम है, बचाना मुश्किल है, या बहुत हेल्दी बच्चा पैदा ले लिया है, इसका भी सर्वाइवल चांस बहुत कम होगा। बोलिए, समझ में आया? Yes. कभी भी, अच्छा ये सिर्फ बच्चे के एग्जाम्पल पे नहीं, हाइट, वेट, कभी भी अगर कहे कि 2 चीज में से या 3 चीज में से बीच वाला वैल्यू सेलेक्ट हो रहा है, तो तुम आंख बंद करके टिक कर देना कि ये कौन सा सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग है। समझ में आया? जैसे कहे जैसे कहे कि आसमान में तुम बाज को देख रहे हो, 3 तरह के बाज दिखाई दे रहे हैं, छोटी पंख वाले, बड़ी पंख वाले और एवरेज पंख वाले, और इसमें सबसे ज्यादा नंबर एवरेज पंख वाले बाज का है। तो बताइए ये नेचर का कौन सा सिलेक्शन है? तो कहिएगा एवरेज वाला ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। क्लियर? Yes. ठीक है, अब दूसरा हम समझते हैं। दूसरा है डायरेक्शनल। इसको डायरेक्शनल को हालांकि मैंने आपको एक रफ वे में समझाया है, एक दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आज से सैकड़ों साल पहले, ध्यान दीजिएगा, फिर से वही हम लोग दिखाएंगे, यहाँ वेरिएंट्स दिखाएंगे और यहाँ उनका साइज दिखाएंगे। ठीक, देखो, आज से धरती पे कई साल पहले 3 तरह के गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे। अच्छा, 3 तरह के गर्दन वाले कौन कौन से जिराफ हुआ करते थे? एक छोटी गर्दन वाले, एक एवरेज गर्दन वाले और एक लंबी गर्दन वाले। एक छोटी गर्दन वाले जिराफ, एवरेज नेक वाले जिराफ और एक लॉन्ग नेक वाले जिराफ। अब देखना ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये धरती था, ध्यान दीजिएगा, तब धरती पे सिर्फ ग्रास लैंड हुआ करता था, सिर्फ घास हुआ करता था। ठीक है, सिर्फ घास हुआ करता था। तो 3 गर्दन वाले जिराफ थे, एक छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, एक थोड़ी लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, और एक बहुत लंबी गर्दन वाले जिराफ थे। 3 तरह के जिराफ थे जब ग्रास लैंड था। अच्छा, किसी कारण से इस धरती पे डिजर्टिफिकेशन हुआ, मतलब ये सारा का सारा जो ग्रास लैंड था वो क्या हुआ, डिजर्ट में बदला, डिजर्ट में बदला। और डिजर्टिफिकेशन के बाद आपकी धरती पे जब वापस ये बैरन लैंड धीरे धीरे वो हरियाली में बदला, तो लॉन्ग ट्रीज नजर आए। अब लॉन्ग ट्रीज तक क्या होता था कि जो आपकी छोटी गर्दन वाला जिराफ था, घास तो बड़ी आसानी से खा लेता था, लेकिन अब यहाँ नहीं पहुंच पाता था। जो बेचारा एवरेज गर्दन वाला भी जिराफ था, वो भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता था। कौन पहुंच पाता था? तो सिर्फ लंबी गर्दन वाला जिराफ पहुंच पाता था। तो इस पॉपुलेशन में एक एक्सट्रीम सेलेक्ट हुआ। बोलिए तो, बोलिए। इन्वायरमेंट के बदलाव की वजह से सेलेक्ट हुआ। अगर इन्वायरमेंट नहीं बदलता तो क्या ये लंबी गर्दन वाला सेलेक्ट होता? क्या बाकी दोनों एलिमिनेट होते? No, sir.
नहीं होते। तो ध्यान दीजिएगा, जिराफ की गर्दन खींचते खींचते नहीं लंबी हुई है। आपके नेचर में ऑलरेडी 3 तरह के जिराफ थे, छोटी, एवरेज और लंबी गर्दन वाले। लेकिन इन्वायरमेंट में बदलाव हुआ, लंबे लंबे पेड़ आए, तो जो वहां तक पहुंच पाते थे, धीरे धीरे उनको खाना ज्यादा मिला और वहीं आगे बढ़े। ह्यूमंस में 2 तरह के वेरिएंट हो सकते हैं, अभी हैं टेरेस्ट्रियल वेरिएंट ज्यादा, लंग वाले लोग ज्यादा। लेकिन अगर किसी दिन धरती पे पानी ही पानी हो जाए, तो हो सकता है जो वो गिल्स वाले लोग होंगे, एक्वामैन वाले, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करे और आपकी धरती पे सिर्फ एक्वामैन ही नजर आए। तो एक्सट्रीम कैरेक्टर सेलेक्ट होगा। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. दिस इज नेचुरल सिलेक्शन, हालांकि वो म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलेगा। अच्छा, तो यही चीज मैं बता रहा था कि ये कहलाता है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल जो होता है, चलिए पढ़ते हैं। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट, मैं कह भी रहा हूँ। इसकी वजह से एक एक्सट्रीम सेलेक्ट होता है और दूसरा एक्सट्रीम एलिमिनेट होता है। इसमें लैटरल शिफ्टिंग होती है मीन की, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है। और इसका एग्जांपल लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म लिखा हुआ है। पहला और तीसरा समझाते हैं, दूसरा समझ में आया? लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, Yes, sir. ठीक है। आप देखिए, इन्वॉल्वमेंट पहले एक्स था, बाद में एक्स डैश हुआ। यहाँ 3 गर्दन वाले जिराफ, छोटी गर्दन वाले जिराफ, एवरेज गर्दन वाली जिराफ और लॉन्ग नेक वाले जिराफ। बाद में क्या हुआ? लॉन्ग नेक वाले सेलेक्ट हो गए हैं, ये ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं, मीन नया देखने को मिल रहा है, और बाकी दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक, बोलिए। Yes, sir. तो जिराफ की गर्दन, लेमार्क साहब कहते थे कि खिंचते खिंचते लंबी हुई है, लेकिन खिंचते खिंचते लंबी नहीं हुई है। आपके नेचर में ऑलरेडी तीनों जिराफ थे। तो मैं उम्मीद करूं कि ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बताइए। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. बड़ा पंगा, लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा है तभी से। चलिए कोई बात नहीं, नहीं होता तो इसको चार्ज में भी लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके 2 और एग्जांपल हैं। अच्छा, मैंने लिख भी दिया है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ में। एक्चुअली इन एनवायरनमेंट देयर वर 3 टाइप ऑफ जिराफ, बट द नेचर हैज सेलेक्टेड लॉन्ग नेक ड्यू टू डिजर्टिफिकेशन। तो जब भी एक एक्सट्रीम सेलेक्ट हो, तो बाय डिफॉल्ट अगर एक्सट्रीम सेलेक्ट हो रहा है, तो वी विल कॉल इट आउट व्हाट? डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्लियर है ये बात? Yes, sir. हाँ, हाँ। इसका एक दूसरा एग्जांपल, इसका एक दूसरा बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मैं समझाता हूँ। ये एग्जांपल आपको, मैंने 3 एग्जांपल लिख रखे थे, इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ? रेसिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो पेस्ट माइक्रोब्स अगेंस्ट। अच्छा, आज के मच्छर अगेंस्ट किससे रेसिस्टेंट हुए हैं? डीडीटी से। पेस्ट किससे रेसिस्टेंट हुए हैं? पेस्टिसाइड से। और माइक्रोब्स किससे रेसिस्टेंट हुए हैं? एंटीबायोटिक से। आप एक बात जानते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आज से हमारी धरती पे करीब करीब 1970 का दशक था, 70 का दशक था, 1970s में। ध्यान दीजिएगा, इस अर्लियर इन्वायरमेंट में ध्यान दीजिएगा, 2 तरह के मॉस्किटो पाए जाते थे। एक मच्छर पाई जाती थी सेंसिटिव मॉस्किटो, और एक पाया जाता था रेसिस्टेंट मॉस्किटो। ठीक, रेसिस्टेंट मॉस्किटो। रेसिस्टेंट वाले का नंबर थोड़ा कम था, पॉपुलेशन में बहुत कम थे। जो सेंसिटिव मॉस्किटो थे वो नंबर में ज्यादा थे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, इंसानों को लगा कि भाई मच्छर बहुत काट रहा है, बहुत मच्छर काट रहा है, इंसान परेशान था। इंसान ने डीडीटी बनाया, और उस डीडीटी को क्या किया? जम के जगह जगह पे छिड़का। तो जब हम लोगों ने डीडीटी यूज किया, क्या यूज किया? डीडीटी। तो ये डीडीटी क्या किया? ये सेंसिटिव मॉस्किटो को मार देता था बड़े आराम से। अब अचानक से धड़धड़ा के आपके पॉपुलेशन में जो सेंसिटिव मच्छर थे, जिनका नंबर ज्यादा था, वो कम हो। तो इंसान बड़ा खुश हुआ कि देखो मॉस्किटोज से छुटकारा मिल।
लेकिन इंसानों को नहीं पता था कि उन्होंने एक ब्लंडर मिस्टेक किया है। क्या? तो उन्होंने भले सेंसिटिव मॉस्किटोज को मार दिया, लेकिन वो मच्छर जो रेसिस्टेंट थे, वो मच्छर जो डीडीटी से नहीं मरे, पहले तो उनका नंबर कम था, लेकिन अब सेंसिटिव के मरने की वजह से सारा खाना इन रेसिस्टेंट मच्छरों का हो गया और इनका नंबर बढ़ गया। तो कुछ सालों के लिए इंसानों को मच्छर से छुटकारा मिला, लेकिन जब रेसिस्टेंट मॉस्किटोज जो डीडीसी से नहीं मरे थे, जब ब्रीड करना शुरू किए, तो पॉपुलेशन में रेसिस्टेंट मॉस्किटो आ गया। अब बेचारा इंसान डीडीटी मारता था तो मरते भी नहीं थे वो। इंसान कहा ये क्या हुआ? तो जब इसके केस स्टडी की गई तो पता चला कि भाई ये तो आपकी गलती से सेलेक्ट हो गए हैं। कैसे आपकी गलती से सेलेक्ट हो गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या था कि पहले सेंसिटिव वैरायटी का नंबर ज्यादा था, सिर्फ मच्छरों का नहीं, बैक्टीरिया का भी। आपको जब पहली बार बैक्टीरियल डिजीज हुआ आपने, तो बैक्टीरिया भी दो तरह के हुआ करते थे, बिल्कुल इन मच्छरों की तरह बैक्टीरिया भी दो तरह के हुआ करते थे, और पेस्ट भी। अच्छा, जब आपने शुरू शुरू में एंटीबायोटिक खाया तो तुरंत आपका बैक्टीरिया पेट उठ का मर गया, बॉडी का मर गया, और आपको बीमारी से छुटकारा पा मिल गया। लेकिन डॉक्टर सब क्या कहता है आपको कि बेवजह एंटीबायोटिक नहीं खाओ। आप दुनिया में ये केस स्टडी बार बार सुनते होंगे। ये इंसानों पे आज से कुछ साल बाद एंटीबायोटिक बेअसर हो जाएगा, इंसानों पे नहीं। ये बैक्टीरिया जब आप खाते हो एंटीबायोटिक, तो सेंसिटिव वाले तो मर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस एनवायरमेंट में रेसिस्टेंट सेलेक्ट होते हैं, और वो रेसिस्टेंट जब आपको बीमार करेंगे तो लाख एंटीबायोटिक खा लीजिए, आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। इसी वजह से माना जाता है कि अगले 5 से 10 सालों में ही एंटीबायोटिक इतना ना इंसान खा रहा है, इतनी सेंसिटिव वैरायटी को मार रहा है कि धीरे धीरे ये रेसिस्टेंट म्यूटेंट वैरायटी सेलेक्ट होते जा रहा है। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है। तो कभी भी बेवजह एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके जाने अनजाने की गलती की वजह से कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में रेसिस्टेंट वैरायटी सेलेक्ट हो रहे हैं, और कल होके उनको मारने के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. ठीक है। अब एक और बात समझिए, एक और बात समझिए, हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी समझाते हैं। इसका आपके डायरेक्शनल सिलेक्शन का एक तीसरा एग्जाम्पल है, ये है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे। देखो, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म हम आपको ड्रॉ करके समझाएंगे। जो भी लिख विख रहे हैं, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? एक बार कंफर्म कीजिए सारे जीएमडी 5 वाले बच्चे हमारे। No, sir. No. 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 चलो, इसके लिए हमें थोड़ा टाइम मशीन लेके 1850 के दशक में जाना था, या फिर तुम उस समय पैदा लिए हो। तो 1850 में तो तुम पैदा नहीं लिए हो, तो हम लोग टाइम मशीन से चलते हैं इंग्लैंड में। कहाँ चलते हैं? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में 1850 में हम लोग जाएंगे। ठीक है, 1850 में जाएंगे, ध्यान दीजिए। अच्छा, सुनिए ध्यान से। अच्छा, जब हम लोग 1850 के इंग्लैंड में गए, तो हमने इंग्लैंड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस देखा। मान लीजिए हमने एक पेड़ को देखा। तो जब हमने एक पेड़ को देखा, जैसे ये कोई ट्री का ट्रंक था, इंग्लैंड गए हैं हम लोग, ठीक है, समझे बात को, इंग्लैंड गए हैं, ये कोई पेड़ था ट्रंक का। अच्छा, तब इंग्लैंड में 1850 के दशक में इंग्लैंड में औद्योगिकरण नहीं हुआ था, मतलब उद्योग नहीं लगे थे, इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगा था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, रुको मैं लिखता हूँ, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, अगर उद्योग नहीं लगा था, इंडस्ट्री नहीं लगा था, तो कोई पॉल्यूशन नहीं होगा इन्वायरमेंट में, बोलो तो। नो पॉल्यूशन। अच्छा, पॉल्यूशन नहीं था तो इन्वायरमेंट में लाइकेंस खूब ग्रो करते थे। आपने पढ़ा होगा कि लाइकेन सब जो है पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। जहां पे पॉल्यूशन होता है वहां पे लाइकेन मर जाता है, और जहां पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होता है वहां लाइकेन ग्रो करता है। और लाइकेन उजला कलर का होता है। किस कलर का होता है बोलिए तो? बोलिए। व्हाइट कलर का। तो आपको पता है, आप कभी फिल्मों में देखे होंगे, ठंडा इलाका का जो पेड़ और सब पहले की फिल्मों में दिखाया जाता था, देखिएगा उजला उजला उसका ट्रंक दिखाई देता था, बार्क छाल दिखाई देता था, ऐसा लगता था कि पूरा पेड़ उजला उजला है, सफेद सफेद है। देखे हैं कभी फिल्मों में? Yes, sir. Yes, sir. तो जो पेड़ों की
छाल होती थी उस पे लाइकेंस ग्रो करते थे। लाइकेन का नाम सुने ना, पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, बोलिए तो। यस सर। Yes, ठीक। sir. अच्छा, इस दौर में आप जानते हैं इंग्लैंड के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखा गया। हम लोग इंग्लैंड घूम रहे हैं 1850 में, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं इंग्लैंड में, खूब लाइकेन ग्रो किए हुए हैं, सारा पेड़ पे उजला उजला पेड़ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपको पता है उस टाइम में इंग्लैंड में देखा गया कि दो तरह का कीड़ा पाया गया। एक जो कीड़ा था वो उजला कलर का था, व्हाइट विंग का था, ठीक, उजला पंख था उसका। और एक जो कीड़ा था वो ब्लैक विंग वाला कीड़ा था, ब्लैक विंग वाला कीड़ा था। अच्छा, इस कीड़े को जब भी, जैसे मान लीजिए इधर आसपास, तब तक एक चिड़िया को उड़ाइए इधर, जैसे एक मान लीजिए चिड़िया है, ठीक है, ये चिड़िया है, बर्ड है। अच्छा, बर्ड को ये जो मॉथ है, मतलब ये मॉथ है, दोनों मॉथ है, मॉथ मतलब कीड़ा है, दोनों छोटा छोटा कीड़ा है। बर्ड को मॉथ प्यारा है, मतलब वो मॉथ को खाती है, तो ये शिकारी है। अच्छा, वो उड़ते हुए इस पेड़ के आसपास घूमेगी, तो मान लीजिए उजला कलर का पेड़ और उस पे उजला कलर का कीड़ा बैठा हुआ है, तो दिखाई देगा, बोलिए तो। नो सर। Mm, लेकिन लेकिन उसी उजले कलर के पेड़ पे अगर कोई ब्लैक कलर का कीड़ा बैठा होगा तो बड़ा आसानी से नजर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए तो। Yes, sir. यस सर। तो ये जब चिड़िया आती थी, ये जब चिड़िया आती थी तो आसानी से काला विंग वाले को खा जाती थी। जल्दी डिटेक्ट नहीं होता था, नॉट ईटन, आसानी से डिटेक्ट नहीं होता था। अब इसका एक फायदा होता था, 1 मिनट रुकिए। अब इसका एक फायदा होता था, फायदा ये होता था, ध्यान दीजिएगा, कि व्हाइट विंग वाली जो मॉथ थी इसका नंबर ज्यादा था, और जो ब्लैक विंग वाली मॉथ थी इसका नंबर क्या था, बोलिए तो। कम। कम था। अब एक दिन क्या हुआ, इंसान को, जैसे ठीक है, तो हम लोग इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में हमने देखा कि कोई पॉल्यूशन वोल्यूशन नहीं था, दो तरह का मॉथ था, एक ब्लैक विंग वाला, एक व्हाइट विंग वाला। जो ब्लैक विंग वाला था वो व्हाइट बैकग्राउंड वाले पेड़ में आसानी से पकड़ में आ जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, इंसानों का तो आदत है भाई कुछ ना कुछ खुरापात करते रहने का। इंसान जो है इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगाया, समझ रहे हैं बात को, जगह जगह उद्योग लगाया। अब आपको पता है अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिएगा तो इंडस्ट्री से क्या निकलता है, बताइए तो। धुआं, धुआं निकलता है, पता है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो खूब सारा स्मोक सूट वगैरह निकला। जैसे देखते हैं घर में खाना ही बनाते हैं, तो जो खाना जहाँ पे बनाते हैं वहां से धुआं निकलता है, तो देखिएगा जो स्लैब उलैब होता है किचन का, उस पे हाथ फेर के देखिएगा पूरा काला काला हाथ में लग जाएगा, देखे हैं। Yes, sir. यस। अब क्या हुआ, जब आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो हुआ क्या, इस पेड़ की छाल पे, इस ट्री के ट्रंक पे जगह जगह पे ये स्मोक आके जमा होना शुरू हुआ। अब देखिए ब्लैक कलर का स्मोक आके जमा होना शुरू हुआ। जैसे ही इन्वायरमेंट में स्मोक आया, आपको पता है धुआं आया, लाइकेन सब मरने लगा होगा, लाइकेन डाई कर गया होगा, बोलिए तो डाई कर गया कि नहीं, लाइकेन डाई कर गया। Yes, यस sir. सर। अब इस पेड़ की छाल पे धुआं जमा हो गया, इसी पे अब ब्लैक मॉथ बिठाइए, इसी पे इस व्हाइट वाली को बिठाइए, देखिए तो आपको आंख से कौन सा दिखाई दे रहा है बड़ी आसानी से, White. व्हाइट वाला। तो चिड़िया को भी वही ना दिखाई देता होगा, बोलिए तो। Yes, sir. अब इस बार जब चिड़िया आती थी, जब इस बार चिड़िया आती थी तो ये भाई साहब इजीली कैच हो जाते थे, बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाते थे, क्योंकि बैकग्राउंड कैसा हो चुका था, Black. ब्लैक। तो ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट मॉथ बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाता था, जबकि अपना ये जो ब्लैक वाला था नॉट इजिली कैच। और ये चीज 1920 के बाद देखने को मिला। मतलब हम लोग अब कौन सा इंग्लैंड देख रहे हैं, आफ्टर 1920s इंग्लैंड देख रहे हैं, 1920 के बाद का इंग्लैंड देख रहे हैं। तो यहाँ पे पॉल्यूशन इस बार घट गया व्हाइट वाली का पॉपुलेशन, और बढ़ गया पॉपुलेशन ब्लैक वाले का। अगर मैं तुमसे, ध्यान दो, समझ में आया ये बात, बोलो तो।
अच्छा, Yes. कुछ फेमस सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी मौत की वैरायटी है। तो हालांकि एनसीईआरटी नाम नहीं यूज किए हुए है, तो जो मौत है उसका नाम है बिस्टन बेटालूरिया। ध्यान रखिएगा, ये मौत की वैरायटी है बिस्टन बेटालूरिया। ये मैं नाम लिख देता हूँ। आपसे इसमें सवाल क्या पूछा जाएगा? पहला सवाल ये पूछा जाता है कि इसी चीज को कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। मतलब औद्योगिकरण की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पिगमेंटेशन बढ़ा, मेलानिन बढ़ा पेड़ों की छाल पे। तो समझ में आया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है? बोलिए। Yes, sir. हम इसको समझेंगे, हम इस चीज को अभी और बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले मैं ये उम्मीद करूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहानी क्या हुआ। बोलिए। Yes, sir. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए कि जैसे हम आपको 1850 में लेके गए थे, तो मान लीजिए अगर आप 1850 के इंग्लैंड में होते और 1850 में मैं आपसे एक सवाल पूछता। जैसे आप इंग्लैंड में थे 1850 में, आप देख रहे थे कि अच्छा व्हाइट विंग वाली मौत ज्यादा है और ब्लैक विंग वाली मौत कम है। अगर मैं तुमसे तब में पूछता, उस समय 1850 में पूछता कि बताओ आज से 100 साल बाद, मतलब 1950 में, तब मैं अगर तुमसे पूछता कि बताओ 1950 में कौन सी मौत ज्यादा होगी, तो तुम बाय डिफॉल्ट कहते कि सर देखो सर, वो व्हाइट वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है, नंबर इसका ज्यादा है, यही ग्रो करेगा बाय डिफॉल्ट सर, यही आज से 100 साल बाद ज्यादा होगी, धरती पे इसी का राज होगा। बोलिए, तो यही कहते ना। Yes, sir. लेकिन लेकिन कहानी सिर्फ 70 सालों में पलट गया। बोलिए तो। Yes, sir. Yes. तो क्या एवोल्यूशन एक डिटरमाइन किया जा सकता है? मतलब प्रिडिक्शन के बेसिस पे क्या आप एवोल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हो कि नहीं आज से 100 साल बाद यही होगा? बोलो तो। नो सर। नहीं कर सकते No, हो। अगर मैं तुमसे आज पूछता हूं तो आज तुम कह रहे हो सर धरती पे सिर्फ लंग वाले ह्यूमन हैं, लेकिन क्या पता आज से 1000 साल बाद इस धरती पे हम लंग वाले ह्यूमंस का इतिहास खत्म हो जाए और सिर्फ गिल्स वाले ह्यूमन नजर आए। क्यों भाई? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट करे, और आज तुम देख के कह दोगे कि हाँ सर आज से 100 साल बाद क्या, छोड़िए सर, 1000 साल बाद भी इंसानों का ही राज रहेगा, लंग वाले ह्यूमन का ही राज रहेगा। लेकिन पता चला सिर्फ 200 साल बाद सिर्फ आपको एक्वामैन धरती पे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो एवोल्यूशन को? बोलिए तो। no, no, sir. अच्छा, एवोल्यूशन को क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते हो? क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में तरह तरह के बदलाव आ रहे हैं, और उन बदलावों के हिसाब से जो सबसे सुटेबल वेरिएशन होगा वो इन्वायरमेंट में चुन लिया जाएगा। आपके कह देने से क्या कोई चुन लिया जाएगा? बोलिए तो। No, sir. नहीं चुन लिया जाएगा। तो कुछ एनसीईआरटी के बहुत खूबसूरत लाइंस को हम लोग देखेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बड़ा ही बेहतरीन लाइन एनसीईआरटी का लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लाइन अब तक नीट में नहीं आया है। मैं हर साल इसी तरह से इस लाइन को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स 2 साल पुराना है, आप लोग जानते हैं। तो ये लाइन देखिए, हो सकता है आ भी गया हो, रिसेंट ईयर में मेरे क्वेश्चन ध्यान नहीं है। कहता है कि ये जो एग्जाम्पल नंबर बी और सी है, अच्छा हमारा बी नंबर एग्जाम्पल था इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट का। जैसे अगर मैं आपसे 1970 में पूछता कि बताओ कौन से मॉस्किटोज ज्यादा होंगे, तो तुम कहते सर सेंसिटिव मॉस्किटोज ज्यादा होंगे। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि तुम डीडीटी यूज करके रेसिस्टेंट मॉस्किटोज को ज्यादा कर दोगे। अगर मैं तुमसे एंटीबायोटिक के यूज से पहले पूछता कि कौन से बैक्टीरिया ज्यादा थे, तो तुम कहते सर सेंसिटिव बैक्टीरिया ज्यादा। लेकिन तुमने एंटीबायोटिक खा खा के 2040 तक की दुनिया में एंटीबायोटिक्स को बेअसर कर दिए कि नहीं कर दिए? बोलो। Yes, sir. तो कहता है, क्या कहता है, दिस shows that evolution is not a direct process in the sense of determinism। जितना सीधा प्रोसेस आप एवोल्यूशन को सोचते हैं डिटर्मिनिज्म के मामले में कि हाँ हम डिटरमाइन कर लेंगे कि भविष्य की धरती कैसी होगी, क्या उतना ही सीधा प्रोसेस है ये? No, sir. नहीं है, नहीं है। तो फिर कैसा प्रोसेस है?
Actually, it is a stochastic randomly occurring process. एनसीईआरटी की ये खूबसूरत शब्द है, लिखता है स्टैटोकैस्टिक प्रोसेस है। स्टैटोकैस्टिक का मतलब है रैंडमली अकरिंग प्रोसेस है, किसी को नहीं पता है कल की धरती पे क्या हो, तो क्या होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा। तो लिखता है हाँ सर, ये रैंडमली अकरिंग प्रोसेस है जो निर्भर करेगा, जो बेस्ड होगा कि नेचर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। क्या पता कल की धरती पे सिर्फ पानी ही पानी हो, क्या पता तुमने कल की धरती पे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन करके स्मोक बढ़ा दिया, और जब तुमने स्मोक बढ़ाया, जब तुमने इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो वो मौत जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा था, वो मौत जो काला था, वो मौत जो पिगमेंटेड था, मतलब वो म्यूटेंट मौत था, वो सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, बोलो तो। Yes, sir. तो क्या पता कल की धरती पे कोई ऐसा म्यूटेंट इंसान हो जिसके पास गिल्स हो, वो सेलेक्ट हो जाए, तो नेचर में वही बदलाव हो और वैसा ही तुम्हारे अंदर म्यूटेशन होगा, तो तुम धरती पे सेलेक्ट हो जाओगे। मतलब एवोल्यूशन को तुम इतने सीधे तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ये रैंडमली अकरिंग प्रोसेस है, डिपेंड करेगा कि वातावरण में कैसे बदलाव हो रहे हैं और उस तरह की म्यूटेशंस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, उसी को फेवर मिलेगा, उसी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करूं कि इन बातों को बहुत अच्छे से आप डिकोड कर चुके हैं। बोलिए। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो एवोल्यूशन हुआ हमारा, कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर हुआ। कि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले व्हाइट विंग मॉथ्स थे, लेकिन आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अगेन मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, फैक्ट्री तुमने लगाया या फिर भगवान ने लगाया, ये बताओ तो। तुमने लगाया ना। Yes, sir. पीडीटी का यूज तुमने किया, एंटीबायोटिक का यूज तुमने किया, पेस्टिसाइड का यूज तुमने किया, और वातावरण में ये जो बदलाव आए, ये जो एवोल्यूशन हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ या नेचुरल तरीके से हुआ? हमारी हमारी वजह से हुआ। तो जब भी कोई एवोल्यूशन इंसानी दखल अंदाजी की वजह से होता है, फिर से एनसीईआरटी का एक खूबसूरत लाइन कहता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहते हैं मैन मेड एक्शन। आपकी दखल अंदाजी की वजह से ये चीजें हुई हैं, अगर आपने ये नहीं किया होता तो शायद आज भी इस धरती पे उस व्हाइट विंग वाली मौत का राज होता, शायद आज भी इस धरती पे सेंसिटिव मॉस्किटोज का राज होता, शायद कल भी आपकी इस धरती पे लंग वाले ह्यूमंस होते। लेकिन कहीं ना कहीं आपके को फैक्टर्स की वजह से, आपने जो बदलाव कर रहे हैं, कल को तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो तय है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव उसका देखने को मिलेगा। ये चीज समझ रहे हो बात को, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहलाता है। बात समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, नेचुरल एवोल्यूशंस में कई सैकड़ों साल नहीं, कई हजारों साल लग जाते हैं। मतलब धीरे धीरे बदलाव होता है, लेकिन इंसानी दखल अंदाजी एवोल्यूशन के रेट को बड़ा तेज कर देता है। 1850 के इंग्लैंड में उजले कलर के मॉथ थे और सिर्फ 70 सालों में ब्लैक कलर वाले बढ़ गए। इतना तेज एवोल्यूशन नेचर में अपने आप नहीं होता है, आपकी दखल अंदाजी से होता है। तो इस तरह के सिलेक्शन रेसिस्टेंट वैरायटी के जो इतने कम समय में हुए, कई सैकड़ों सालों में नहीं, सिर्फ कुछ महीने और कुछ सालों में हुए, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से ही होते हैं। क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो मैं उम्मीद करूं डायरेक्शनल सिलेक्शन के ये तीनों बेहतरीन एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। बोलिए। Yes, sir. एनसीईआरटी का एक एक लाइन आप समझ चुके हैं, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आखिरी है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन नेचर में बहुत कम देखने को मिलता है, मैंने बता दिया। इसमें दोनों एक्सट्रीम सेलेक्ट हो जाते हैं, मैं कह भी रहा हूं, और मीन क्या हो जाता है, डाउन। कितने पीक देखने को मिलते हैं? 2 पीक देखने को मिलते हैं। हालांकि ऐसा सामान्य तौर पे नहीं होता है। कितनी बार देखे हो कि किसी पॉपुलेशन में सिर्फ लंबे लोग और बौने लोग दिखाई दें? ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरेस्ट में रेयर होता है। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी तैयार की गई है, उसके बेसिस पे कहा गया है डिसरप्टिव। तो तीनों सिलेक्शन क्लियर है। मीन स्टेबलाइजिंग,
एक एक्सट्रीम सेलेक्ट हो, डायरेक्शनल, दोनों एक्सट्रीम सेलेक्ट हो, डिसरप्टिव। आज की क्लास इतनी ही है, अगले लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे। अब आपका एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, जो बिखरे हुए पैच के फॉर्म में है। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ये वाला, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहे क्योंकि लैपटॉप मैंने नहीं ऑन किया है, क्या पता तुम लोग का कैसा इस पे वो मतलब ऑब्जर्वेशन है, मेरे को भी नहीं पता चलता। ठीक है, रिव्यू इस पे ठीक ठाक रहा? यस सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगा, चिंता नहीं करना, और थोड़ी देर में अपलोड कर देते हैं। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली क्लास में। और एनसीईआरटी के ये बहुत बेहतरीन लाइंस थे जो अब तक सवाल नहीं पूछे गए हैं, वो सब मैंने बताए हैं आपको, ध्यान रखिएगा। जनरली ये लाइंस नजर नहीं आते हैं, लोग इसको डिकोड नहीं करते हैं, लेकिन कितना सिंप्लीफाइड तरीके से आपने सोचा है, यही होती है जबरदस्त पढ़ाई। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता दीजिए कि हाँ सर डाउट वगैरह आप रिप्लाई नहीं कर रहे, वो बोल दीजिए ताकि मेरे माइंड में रहे। किसी तरह का कोई आपने भेजा हो मैंने ध्यान नहीं दिया हो। यस सर। हाँ रमन, आपका मैंने देख लिया है, मैं रमन आपको रिप्लाई करता हूँ। और भी कोई है जिनको रिप्लाई मेरी तरफ से नहीं मिला है? मैं उन बच्चों का नंबर सेव कर लूंगा ना यार, तुम लोगों के बैच के बच्चों का मैं नंबर सेव कर लेना चाहता हूँ। ये ऑफलाइन वाले गधे ना बच्चे बहुत, ये ऑफलाइन भी पढ़ते हैं ऑनलाइन भी डाउट पूछते हैं, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। अब सिर्फ एक ही बैच आपका ऑनलाइन है, और सिर्फ हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे आप ही लोगों को रिप्लाई करें, बाकी बैच के बच्चों को बोले ऑफलाइन आते हो ऑनलाइन ऑफलाइन पूछा करो, उससे हेडेक रहता है ना। अब सुबह से शाम तक क्लास लो, घर पे जाओ तो अब सारा 200 मैसेज पड़ा रहता है, तो उसको थोड़ा हम कम करवाते हैं। बाकी मैं रिप्लाई करता हूँ रमन, आप चिंता ना करें, मैंने देखा है आपके क्वेश्चन को, ठीक है? सारा ऑडियो हम भेज देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड। थैंक यू सर।